हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 4 एनसीईआरटी नोट्स ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बचे हुए पाठ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट 13 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है हम इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 14 में जो चैप्टर का नाम क्या है, बसवा का खेत। तो दोस्तों, बसवा का खेत पे जो है मेन जो क्या दिया हुआ है, वेलवनिका गांव। ठीक है, वेलवनिका गांव कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। नेक्स्ट है खूंटी। खूंटी कहाँ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्नाटक में खेत नरम करने का एक उपकरण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, खूंटी। ठीक है, जैसे खुरपी वगैरह होता है ना, खुरपी खुरपा जो भी है यहाँ पे बोलते हैं, फावड़ा वगैरह, उस तरीके से कर्नाटक में खेत को नरम करने के लिए, खोदने के लिए एक उपकरण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं खूंटी। नेक्स्ट है कूरिगे। तो दोस्तों, कूरिगे क्या होता है, ये हल होता है जो कि कर्नाटक में इसको कूरिगे बोलते हैं। ठीक है, हल को कर्नाटक में कूरिगे बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाठ 15, मंडी से घर तक। तो दोस्तों, मंडी से घर तक, इसमें एक लड़की होती है, उसकी स्टोरी है इसमें। तो उसी की स्टोरी के तहत जो कुछ नॉलेज जो हमें मिली है उसको जो है यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 14 साल से कम, पहला है क्या, 14 साल से कम साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर काम करवाते हैं तो वो एक कानून खिलाफ होता है, कानून जुर्म होता है। ठीक है, यानी कि बाल श्रम जो होता है उस तरीके का अपराध होता है। तो इसके तहत इस चैप्टर में जो हमें मिला था ये है। नेक्स्ट है सजा। तो भाई सज़ा कितनी मिलती है, अगर बाल श्रम करवाते हुए आप पकड़े गए तो सज़ा क्या होगी, 6 से 48 महीने अर्थात 6 से 2 साल तक की सज़ा, और साथ ही साथ 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था दोस्तों, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बस 16 चूं चूं करती आई चिड़िया। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर में आप समझ ही गए होंगे क्या है, किस तरीके का। तो आगे देखते हैं इसमें है क्या। तो गीजू भाई बढ़ेगा, जो कि बच्चों के कहानीकार हैं। चैप्टर जो है इन्होंने कहानियाँ कई सारी लिखी हैं। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुजरात के रहने वाले। गीजू भाई बढ़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों, गीजू भाई बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए, वैसे भी भाई जो है ज़्यादा करके गुजराती लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पक्षी और उनके घोंसले के बारे में समझ लेते हैं। तो इंडियन रॉबिन, ठीक है, इसको कल चिड़ी भी बोलते हैं। इंडियन रॉबिन को दोस्तों कल चिड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इंडियन रॉबिन जो है वो घोंसला कहाँ बनाती है दोस्तों, तो वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में, या फिर कभी कभी सड़क भी नहीं होती, पत्थर होते हैं ना, तो वहाँ पे भी सीधे सीधे बात है, पत्थरों के बीच में जो है ये बनाती है। ठीक है, अपना घोंसला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फाख्ता। तो फाख्ता चिड़िया कहाँ पर बनाती है अपना घोंसला, तो दोस्तों ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में। ठीक है, यानी कि ये कांटों, कटीली झाड़ियों, इस तरीके की जगहों पे फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कोयल पक्षी अपना अंडा कौवे के घोंसले में जो है यहाँ पे अपना होना चाहिए। ठीक है, कोयल पक्षी अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, शायद सबको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पक्षी का घोंसला हमारे जैसे घर है उस तरीके उनका घोंसला है। तो अंडे देने के लिए जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, और जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो वो लोग पक्षी जो है अपना जो है घोंसला छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब बरसात के समय में या सर्दी के समय में वो मौसम की मार से बचने के लिए भी घोंसले का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मौसम की मार से बचने के लिए भी। ठीक, तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। और गौरैया चाहे हो चाहे कबूतर, ये दोनों के दोनों पुराने घरों में। ठीक है, गौरैया कभी कभी तो नए घरों में भी बना लेती है, पर आप सीटेड में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है उस हिसाब से आपको याद रखना है, पुराने घरों में गौरैया और कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत गौरी, एक बहुत प्यारी चिड़िया है। ठीक है, बसंत गौरी, जो कि उसका घोंसला क्या होता है भाई, पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके। ठीक है, गहरा छेद बना करके रहती है और उसमें अंडे भी देती है। ठीक है, याद रखिएगा, गहरा छेद बनाती है पेट में, या फिर पहले से पेड़ बना हुआ है छेद तो वो उसमें रहती है और अपने अंडे भी देती है। ठीक,
नेक्स्ट है दर्जीन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है दर्जी, यानी कि ये सीने वाला काम करती है भाई। पत्तों को, दो पत्ते होते हैं ना इस तरीके से, मान लो पत्ते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, इस तरीके से सी लेती है, ठीक है, और इस तरीके से इसमें जो अपना घोंसला बना के रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शक्कर खेरा, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। चलिए देखिए इसका चित्र देख लीजिए इसके घोंसले का। हाँ, तो इस तरीके से ये लटकती हुई, ठीक है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट है कि वह बीबर नर पक्षी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने घोंसले जो बनाती है, सॉरी बनाता है, नर पक्षी बनाता है, और इसका मुआयना जो है, निरीक्षण कौन करती है, ये मादा पक्षी करती है। उसको जो भी सबसे अच्छा घोंसला लगता है वो उसको जो है अपना लेती है, उसमें अपने अंडे देती है, ठीक है। ये याद रखना, ये बीबर नर पक्षी के बारे में ऐसा जो है बताया गया है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत का बर्डमैन जिनको कहा जाता है उनका नाम क्या है, सलीम अली, ठीक है, सालिम अली या कहीं कहीं सलीम अली लिखा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का बर्ड, ठीक है, बर्डमैन, ठीक। अच्छा, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। याद रखिएगा, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो शिकार को निगल जाता है, मतलब वो क्या करता है, दांत से चबाता नहीं है, सीधे निगल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आ चुका है वो ये है कि गिलहरी किस जानवर के, सॉरी हाँ ऐसे लिख दिया होता है ना, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काटती उठती रहती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने नोट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 17 है, पार्ट नंबर 17 है। इसमें कुछ था नहीं, जो है मुंबई से मतलब नंदिता मुंबई में गई, जो भी वहाँ देखा तो वो सीटेट में आने योग्य था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं किया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट नंबर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इससे जो कुछ क्वेश्चन बने हैं मैंने यहाँ नोट्स किए हैं, अब समझ लीजिए। नालमड्डा जो है कहाँ पर है, ये पूछा था जो है सीटेट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, नालमड्डा आंध्र प्रदेश में। और होलगुंडी ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में, याद रखिएगा, होलगुंडी कर्नाटक और नालमड्डा ये आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। बाजार गांव ये कहाँ पर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, बाजार गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक और है कफ परेड, ये कहाँ पर, ये भी जो है महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, कफ परेड महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे नोट कर लिया था, इसको भीमा संघ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, भीमा संघ, याद रखिएगा, होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 19, जड़ों का जाल, तो जड़ों का जाल यानी कि जड़ से संबंधित जो है क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो क्या बना था, पिछली बार पूछा भी गया था कि भाई बरगद की लटकती शाखाओं को क्या कहते हैं, जो वास्तव में बरगद की जो लटकती शाखाएं होती है वो होती हैं जड़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ओक का पेड़, जिसको हम रेगिस्तानी, एक्चुअल में क्या होता है, ये रेगिस्तानी ओक नाम से ही क्वेश्चन में आया था, जो है 2018 में सीटेट में आया था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था भाई रेगिस्तानी ओक कहाँ पे जो है होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो समझ लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुनी गहराई तक जाती है, और जब तक जाती है जब तक उसको पानी जो है ना मिल जाए, ठीक है, यानी पानी तक पहुंचने के बाद वो रुकती है, ठीक है। इसीलिए इसके जो है जड़ों में, तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और जिससे वहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसमें पतली पाइप डालते हैं, उससे पानी निकालते हैं, पीते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ओक का पेड़ यानी रेगिस्तानी ओक, ठीक है, इस तरीके से आएगा। रेगिस्तानी ओक जो है इसका जो वृक्ष कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये कि प्याज, आलू और अदरक इस तरीके से ना, ये सभी के सभी क्या है, तने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, प्याज, आलू और अदरक ये सभी के सभी क्या है, तने हैं। और क्या है, मूली के बारे में पूछा गया था भाई, 4 ऑप्शन दिया था ना अलग अलग, उसमें जो है आपको पहचानना था, तो उसमें एक प्याज दे दिया, आलू दे दिया, उसके बाद मूली दे दिया।
फिर प्याज दे दिया, आलू दे दिया और अदरक दे दिया, फिर प्याज दे दिया, मूली दे दिया और अदरक। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया, उसमें से पूछा था कि तना वाला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्याज, आलू और अदरक। जबकि मूली क्या एक परिवर्तित जड़ होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मूली एक परिवर्तित जड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पाठ नंबर 20। तो इसमें क्या था, मिलकर खाएं, यानी भोजन जल के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, मिलकर खाएं भाई ये है क्या। तो एक्चुअल में क्या है, ये असम से रिलेटेड क्वेश्चन है। असम का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक भेला घर, वो होता क्या है, जिसे भेला घर क्या होता है, पूछा था कि भेला घर क्या है। तो दोस्तों भेला घर बांस और घास से बना घर होता है, ठीक है, बांस और घास से बना घर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो घर है इसमें जो है जब फसल कटती है वहाँ पे, तो उसके बाद ये लोग रात में मतलब अपना त्यौहार मनाते हैं, बिहू त्यौहार, जो कि असम में होता है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे मनाते हैं और उसके बाद रात भर उसी में रहते हैं, और सुबह उठ करके उसी घर को, यानी भेला घर को, लोग आग जला देते हैं। हाँ, भेला घर के साथ साथ ये लोग मेजी किसे कहते हैं, लकड़ी घास फूस के समूह, जिसे त्यौहार के बाद सुबह जला दिया जाता है। यानी कि उस घर, यानी भेला घर और मेजी, इन दोनों को ये लोग क्या करते हैं, रात में भेला घर में ठहरते हैं, बांस और घास का टेम्परेरी जो है घर बनाते हैं, और सुबह उठ करके पूरा उसमें जला दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भेला घर और मेजी, ठीक है। आगे देखते हैं बिहू के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, फिर मैंने नोट्स कर दिया है। इसे माघ बिहू भी कहते हैं। इसको मनाने का समय पूछता है, तो 14 और 15 फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 14 और 15 फरवरी, ठीक है, इस दिन मनाया जाता है। और अगर असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या होता है, 10वें महीने, यानी माघ की प्रथमा और द्वितीया तिथि, ठीक है, वैशाख कुआर कार्तिक, तो इसमें 10वां महीना जो होता है माघ होता है, और उस माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को जो है मनाया जाता है चावल की फसल कटने के उपलक्ष्य में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, चावल की फसल कटने के उपलक्ष्य में। अच्छा, उरुका क्या होता है, तो बिहू के पहले दिन को क्या कहते हैं भाई, उरुका दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं, ठीक है, उरुका। चलिए आगे देखते हैं बोरा क्या होता है भाई, ये चावल की एक किस्म होती है जो कि असम में खाई जाती है, ठीक है, चावल की एक प्रकार की किस्म होती है जो कि असम में खाई जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं पाठ नंबर 21, ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। तो आगे देखते हैं पाठ नंबर 21। तो दोस्तों 21 में कुछ नहीं था, भंडारे के बारे में दिया था, गुरुद्वारा या इन सब के। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसमें नोट नहीं किया, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो है नहीं, ठीक है। और बाकी नॉर्मल चीज़ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये 21 और 22 दोनों में कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें मनोरंजन, टीवी वगैरह के बारे में दिया था, रेडियो के बारे में, किस तरीके से लोग मनोरंजन मतलब अपना करते हैं, ठीक है। और 21 में खाना खिलाने के बारे में दिया था, ठीक है, भंडारा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं पाठ नंबर 23, पोचमपल्ली। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, पोचमपल्ली आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। पोचमपल्ली एक बुनाई की कला होती है, ठीक है, जो कि तेलंगाना, पोचमपल्ली कस्बा में एक गांव है मुख्तारपुर, ठीक है, वहाँ के लोग ये बनाते हैं। तो इसलिए पोचमपल्ली की कला है, इसलिए इसका नाम ही पोचमपल्ली बना दिया गया था, पोचमपल्ली बुनाई। तो पूछता है कि भाई पोचमपल्ली कहाँ से रिलेटेड है, तो ये याद रखना तेलंगाना। पहले तो ये आंध्र प्रदेश था, अब जब से डिवाइड हुआ तो ये तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था ना, तेलंगाना से, सॉरी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पोचमपल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह अपने आप में बहुत ही अनोखी बुनाई होती है। पोचमपल्ली बुनाई का नाम तेलंगाना के पोचमपल्ली कस्बे से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है। भाई कहाँ की बात कर रहा है, तो ये तेलंगाना की बात कर रहा है। तो तेलंगाना के पारंपरिक व्यवसाय के बारे में कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, कारपेट यानी चटाई वगैरह बनाना, इत्र बनाना व खिलौने आदि को बनाना जो यहाँ का प्रमुख जो है व्यवसाय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 24। तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। तो दूर देश की बात, तो इसमें दूर देश की बात है। इसमें एक परिवार
5 साल तक रह कर के आता है। कहाँ रहकर आता है? तो अबू धाबी में रह कर के आता है। केरल में उसका जो मेन घर होता है, उनका जो अपने घर वो वापस जब आते हैं 5 साल के बाद केरल में, तो वो आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो भी नॉलेज से उस चैप्टर से मिली है मुझे, तो मैंने यहाँ पे नोट्स किया है। तो सबसे पहली बात ये है कि चिटप्पन और कुजम्मा, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं चिटप्पन क्या होता है। तो दोस्तों मलयालम में इसका अर्थ होता है चाचा, यानी कि जो चाचा है ना, पिता के जो छोटे भाई, उनको बोलते हैं चिटप्पन, ठीक है। और उनकी वाइफ यानी चाची को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं कुजम्मा। याद रखिएगा, चिटप्पन और कुजम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलना नहीं, ठीक है। एक चीज़ और है, अबू धाबी में सर्वाधिक जो है पेड़ जो होते हैं किसके होते हैं? खजूर के होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ बरसात तो है, नदियाँ नहीं है, तालाब नहीं है, जब कुछ नहीं है तो एक खजूर इकलौता है पेड़ है जो वहाँ पे जो है वहाँ की मतलब पर्यावरण से बिल्कुल ढल जाता है, वहाँ पे मतलब वो आराम से हो सकता है, ठीक है। तो अबू धाबी में सर्वाधिक खजूर के पेड़ होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो प्लीज़ भूलना नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, वहाँ की मुद्रा कहाँ है अबू धाबी की? अबू धाबी एक्चुअल में क्या है? कैपिटल है यूएई की, ठीक है, यूएई, याद रखना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, उसकी कैपिटल है। तो उसका वहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम है, ठीक है, याद रखिएगा, दिरहम, ठीक है। दिरहम कहाँ की मुद्रा है? तो ये है अबू धाबी यानी यूएई की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अबू धाबी कहाँ पर है? तो दोस्तों अबू धाबी जो यूएई के यूएई एक कैपिटल है, सॉरी देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, वहाँ पर है। जिस तरीके से यूएसए होता है ना, उसी तरीके से यूएई, ठीक है। आगे देखते हैं, केरल में कौन कौन से पेड़ होते हैं? भाई केरल के मुख्यतः जो पेड़ होते हैं, जो फल वाले होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पे नारियल होता है, केला होता है, जैक फ्रूट यानी कटहल, पपीता, बेडलन आदि पेड़ होते हैं। याद रखिएगा, नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलन, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, ये सब जो है यहाँ पे मैंने नोट्स किए हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं केरल के मुख्य मसाले। तो दोस्तों केरल के मुख्य मसाले कौन से हैं? तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है। तो ये मेन है, प्रमुख मसालों में से हैं, ठीक है, केरल के प्रमुख मसालों में से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि केरल में 1498 में पूछता है कि भाई कालीकट पे कौन आया था जिसने भारत की खोज की थी, ठीक है। तो याद रखना वो कौन था? हाँ, वास्को डिगामा था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं भाई, पाठ नंबर 25 चटपटी पहेलियाँ। इसमें भाई पहेलियों के अलावा कुछ भी नहीं था, केवल मसालों से संबंधित पहेलियाँ थी, जो कि इम्पोर्टेंट तो थी नहीं, इसलिए मैंने इसमें नोट नहीं किया, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप नेट पे जाकर के चेक कर लीजिएगा 25 नंबर की चटपटी पहेलियाँ, ठीक है, आपको वहाँ मिल जाएंगी भाई, ठीक है। आगे देखते हैं पाठ 26, ठीक है दोस्तों। पाठ 26 में क्या था? तो पाठ 26 में था कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी वहीदा प्रिज्म, उनके बारे में जो है दिया गया था, ठीक है। तो वो कौन थी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म? तो वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। जब वो बचपन में छोटी थी ना, उनके बारे में इसमें इंटरव्यू दिया गया था, चैप्टर 26 में उन्हीं का इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, पूछेगा कभी तो याद रखना, वहीदा प्रिज्म है पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव में रहने वाली है। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता भाई थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है, या पूछ लेगा राजौरी जिला कहाँ पर है, ठीक है, समझ में आया। या पूछेगा वहीदा प्रिज्म का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा थन्ना मंडी गाँव में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, परेड में कितने निर्देश होते हैं? तो दोस्तों परेड में इनके इंटरव्यू में जो पूछा गया था, उन्होंने बताया था कि परेड में 36 यानी 36 निर्देश होते हैं। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है और क्लास 4 का भी लास्ट चैप्टर है दोस्तों, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पाठ 27 में कोशिश हुई कामयाब। एक अपाहिज लड़की होती है जो स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि वो चल नहीं पाती है, और स्कूल पहाड़ों पर बसा होता है, मतलब कंकड़ीले पथरीले, और पानी का एक तालाब होता है, थोड़ी झील होती है, उस झील को पार करके जाना होता है।
और झील के अलावा एक नदी भी होती है। तो इस चैप्टर में जो बताया गया था उस हिसाब से, ठीक है, तो इसमें ही बाद में क्या होता है, सब लोग मिल करके उस पर पुल बनाते हैं, ठीक है, और पुल बनाने के बाद जो होता है वो स्कूल जा पाती है, ठीक है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम है कोशिश हुई कामयाब। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है भूति। भाई भूति क्या होती है, तो ये याद रखना, भूति जो है कोई भूत वगैरह नहीं है, लद्दाख में बोले जाने वाली एक तिब्बती भाषा है, ठीक है। भूति क्या है, लद्दाख में बोले जाने वाली एक तिब्बती भाषा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और है, इसमें एक आमाले है। आमाले का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो माँ को लोग बोलते हैं आमाले, ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये भूती लैंग्वेज में ही है, भूती भाषा में, ठीक है, जो कि तिब्बती भाषा है। और आबाले, आबाले पिता को कहा जाता है, वो भी भूती लैंग्वेज में ही है। और मेलेले, मेलेले दादी को, दादा के बारे में नहीं दिया था सी, ठीक है। कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछ ले कि भाई ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसके सेंस में है, ये लद्दाख के सेंस में, ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बरसात नाम मात्र की होती है, और बरसात ना हो तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे। तो याद रखिएगा ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है और कक्षा 4 की जो एनसीईआरटी नोट्स भी कंप्लीट हुआ। तो अगली वीडियो में मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा कक्षा 5 की एनसीईआरटी नोट्स। तो सर आप लोग भैया पढ़ते रहिए और बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद।